हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके इसको खत्म कर देंगे। जो हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करा था ये उससे भी छोटा चैप्टर है, ये उससे भी छोटा चैप्टर है। तो पेज काउंट करने वाला बंदा बताएगा, बताइए। 13 पेजेस हैं इसमें, है ना? कल भी 13 थे, जल्दी से खत्म हो जाएगा ये। आइए यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे? बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी हमने बिजनेस लेवल पढ़ा था। हमने क्या बिजनेस लेवल पढ़ा था, मेरे को बताइए क्या होता था बिजनेस लेवल? कह रही है कॉर्पोरेट लेवल के नीचे वाला होता था सर, जिसमें अलग अलग डिवीजन के लिए हम अलग अलग काम करते हैं। एसबीयू में अपने बिजनेसेस को बांट लेते हैं और उस रिस्पेक्टिव एसबीयू के लिए हमारे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और काम चलते हैं। क्लियर है? आइए मैं यहाँ पे ब्रॉडली बता देता हूँ हमको पढ़ना क्या है पहले, फिर बात कर लेंगे, है ना? आइए हमें सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। इन पोर्टर साहब थे, पोर्टर ने हमें 5 फोर्सेस मॉडल दिए हैं कंपटीशन की एनालिसिस करने के लिए। किसकी एनालिसिस करने के लिए? कंपटीशन की एनालिसिस करने के लिए। तो अब मेन एसबीयू की बात हो रही है, उस एसबीयू से रिलेटेड हम कंपटीशन को कैसे एनालिसिस करेंगे ये हमें पोर्टर ने बताया है कि आप मेरे मॉडल से, पोर्टर ने बोला है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने मॉडल दिया है, आप मेरे मॉडल से पढ़ाई करो, आपको पता चल जाएगा कि कंपटीशन कैसा है, कंपटीशन कैसा है। आगे चले, ये समझोगे आप इसमें। और इसके बाद आपको पढ़ने हैं इसके बाद आपको पढ़ने हैं माइकल पोर्टर के 3 जेनरिक स्ट्रैटेजीज। 3 जेनरिक स्ट्रैटेजी, इनकी स्ट्रैटेजी पढ़नी है आपको जो माइकल पोर्टर ने हमें दिया। डन, पढ़ेंगे अभी डिटेल में जाके, मैं बस बता रहा हूं आपको, ठीक? तो यहाँ पे हम कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस कॉस्ट लीडरशिप क्या होती है, फोकस डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर इनसे रिलेटेड एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है? और बोलता है कि कॉस्ट को कैसे हमें फोकस स्ट्रेटेजी पे कैसे काम करना है, यानी हमें कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, या तो कॉस्ट को कम करके कर सकते हो या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से कर सकते हो, ये भी यहाँ पे हम सीखेंगे। चले आइए तो स्टार्ट करें। बस इतना पढ़ना है, 3 टॉपिक पढ़ने हैं, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए, तो मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर है आपका, है ना? आइए स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। आइए इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? कह रहा है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी रेफर्स टू द कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईच ऑफ इट्स बिजनेस सेपरेटली। तो हर बिजनेस को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे और उसके लिए अपने कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करेंगे। हमने बात करी थी टाटा मोटर्स की, मतलब टाटा ग्रुप की, उसमें हमने बांट दिया था उसको अलग अलग एसबीयू में, बात करी थी जब मैंने बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी आपको पढ़ाया था। तो उसी को ध्यान में रख के आपको पढ़ना है। कह रहा है टू सर्व द आइडेंटिफाई कस्टमर ग्रुप। कह रहा है हम कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ईच सेपरेट बिजनेस के लिए, क्या करने के लिए? सर्व करने के लिए अपने आइडेंटिफाइड कस्टमर ग्रुप को, एंड प्रोवाइड करने के लिए वैल्यू टू द कस्टमर बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। सही है? तो यानी हम अब थोड़ा डीप में चले गए हैं और अब स्पेसिफिक बात करेंगे यहाँ पे, है ना? आइए, कह रहा है कस्टमर आर द फाउंडेशन ऑफ द कंपनीज बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। कह रहा है जो कस्टमर होते हैं वो फाउंडेशन होते हैं कस्टमर किसकी? कंपनी की बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी की। तो कस्टमर के बारे में बात करनी है हमको यहाँ के पे। कह रहा है बिजनेस मैनेजर मस्ट डिसाइड, क्या डिसाइड करेगा? हु आर द कस्टमर, दैट इज द टारगेट मार्केट कौन सा होने वाला है हमारा, टारगेट मार्केट कौन सा होने वाला है हमारा। एंड नोइंग द कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग द एंड सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अगर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो हमें अपने कस्टमर को जानना बहुत जरूरी है और उनको सस्टेन करना भी, कि हम उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेन कर पाएं, यानी कि कस्टमर हमारे पास ही आए, हमारे कंपटीटर के पास ना जाए। आगे आइए, व्हाट नीड, कह रहा है व्हाट नीड हैव टू बी मेट। हमें क्या करना है? हमें करना है प्रिडिक्शन एंड सेटिस्फाइंग द फ्यूचर नीड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि कस्टमर की और क्या क्या नीड्स हो सकती हैं, क्योंकि डायनेमिक इन्वायरमेंट है तो कस्टमर का पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है। कंपटीशन, जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, वो भी अलग अलग स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, कोई कॉस्ट वाली स्ट्रैटेजी लगा रहा है, कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की स्ट्रैटेजी लगा रहा है। तो किसी से भी हमारा कस्टमर जो है अट्रैक्ट होकर वहाँ पे जा सकता है। तो हमें इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा कि व्हाट नीड टू हैव टू बी, कह रहा है व्हाट नीड्स हैव टू बी मेट, मतलब हमें क्या नीड्स फुलफिल करनी है, हमें क्या करना है? हमें प्रिडिक्शन करना है और सेटिस्फाई करना है अपनी फ्यूचर नीड्स को भी। चलें आगे।
कह रहा है हाउ टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स एंड हाउ टू यूज द कंपनी रिसोर्सेज एंड द कोर कॉम्पिटेंसी टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड एंड एड वैल्यू टू देम। सही है, तो हमें ये देखना है कि जो अपने रिसोर्सेस है मेरे बच्चे, हम उसको कहाँ पे लगाएंगे, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी में सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर की नीड को एंड उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, यानी हमारे बिजनेस की वैल्यू उनकी नजरों में बढ़ाने के लिए। डन, चले आगे आइए। कह रहा है 10 बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी फोकस ऑन यूजिंग द कोर कॉम्पिटेंसी टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड एंड गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सही है, तो यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो किसकी करी जा रही है, कस्टमर की नीड की, और कैसे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएंगे। दिख नहीं रहा, आगे बैठ जाओ मैडम, जूम करूंगा फिर पूरी स्लाइड नहीं दिखेगी। चले, फिर वो पूरा पॉइंट नहीं दिखता ना, मजा नहीं आता फिर। सही है, आइए तो सुनिए, इससे हमें क्या पता चला, इंट्रोडक्शन से हमें ये पता चला कि हमें कस्टमर की नीड जानना जरूरी है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें अपनी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी को क्या करना है, सक्सीड बनाना है, हमें उस बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी से अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, तो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना आना चाहिए, कस्टमर की नीड को समझना आना चाहिए। समझ में आया? तो अब इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हमारे पोर्टर साहब ने क्या बोला है कि भैया तेरे को कंपटीशन की एनालिसिस करनी है ना, तो मैंने अपने 5 मॉडल दिए हैं, मैंने अपने 5 फोर्सेस दिए हैं, जिनको आप पढ़ के कंपटीशन की एनालिसिस कर सकते हो। समझ में आया? हाँ, आइए, पोर्टर साहब ने ये बोला है, देखो पोर्टर साहब ने क्या बोला है कि आप ना ये देख लो कि न्यू एंट्रेंट्स कितने आते हैं हमारे बिजनेस में, क्या हमारे बिजनेस में आना इजीली पॉसिबल है, क्या हमारे बिजनेस में किसी नए एंट्रेंस का आना, नए लोगों का आना पॉसिबल है? तो वहां पे मेरे को बताओ, जितना ज्यादा इजी होगा बिजनेस में आना नए लोगों के लिए, उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, है ना? तो अगर मैं आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री का एग्जांपल दूं, जहां पे 3 प्लेयर खेल रहे हैं, कौन कौन से? एयरटेल, जियो, वीआई। तो आप क्या वहां पे जाके मैं आपसे बोल दूं कि कल भैया मेरे को भी टेलीकॉम की कंपनी बनानी है, क्या इतना आसान है? बना लूं? हाँ, तो बताइए वहां पे जो कंपटीशन का जो पोटेंशियल है, जो कंपटीशन है, वहां पे ज्यादा होगा या कम होगा? कंपटीशन कम होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग एंटर नहीं कर पाएंगे, नए प्लेयर मार्केट में नहीं आ पाएंगे। और अगर मैं आपको इसी के अगेंस्ट कोई दूसरा एग्जांपल दूं, मान लो कपड़ों का एग्जांपल दिया, कपड़ों के बिजनेस में आप आना चाहते हो, तो नंबर ऑफ कंपनियां हैं, नंबर ऑफ ब्रांड है जो कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे कंपटीशन का लेवल ज्यादा हाई होगा। समझ में आया? ये ऊपर से अभी वर्डिंग में पढ़ लेंगे, अभी डायग्राम से आप समझ लो। समझ में आया? आगे चले। हाँ, फिर कहता है आपको सप्लायर की बार्गेनिंग पावर और कस्टमर यानी बायर की बार्गेनिंग पावर को देखना है। आपको क्या देखना है, बोलो? बायर की बार्गेनिंग पावर और कस्टमर की बार्गेनिंग पावर को देखना है। सही है? तो कहता है जो बायर की बार्गेनिंग पावर है वो अगर अच्छी होगी, यानी वो आपसे अच्छे से बार्गेन कर पा रहा है, उसको नॉलेज है आपके प्रोडक्ट की, वो कहता है आपने चाय पिलाई, आपने चाय का धंधा करा, आपसे उसने चाय ली, वो कह रहा है यार आपने कितना इसमें आया होगा, मतलब इसको बनाने में कितना खर्चा आया होगा? 5 रुपए। तो भैया 100 रुपए की क्यों बेच रहे हो, मैं कहीं और से पी लूंगा। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो मेरा बायर है उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, मेरे बायर की बार्गेनिंग पावर कैसी है? ज्यादा है। मान लो आप चाय के बिजनेस में आए हो, चाय चाय में भी अब बहुत सारी कंपनियां हैं, लोकल चाय की दुकान भी देखी होगी आपने, और आपने चाय उसका नाम भी सुना होगा। डन, अभी बात करेंगे उस पर कि वो कैसे लीड कर रहा है मार्केट में या कैसे वो स्टेबल है। डन, लेकिन मैं आपको अभी क्या समझा रहा हूँ, बायर की बार्गेनिंग पावर के बारे में। डन, तो अगर वो ये बोलेगा, उसको नॉलेज है चाय कैसे बनती है, सबको नॉलेज है, कोई टेक्निकल इसमें यूज नहीं हो रहा किसी भी चीज का, यानी अगर मैं बोलूं कि कोल्ड ड्रिंक आपको बना के बेचनी है और चाय बना के बेचनी है, क्या इजी है ज्यादा? चाय। चाय के बारे में सारे बायर अवेयर है, हर बायर को पता है कैसे बनती है, कितना खर्चा मैक्सिमम इसमें आ सकता है, तो वो आपको बोल सकता है कि भैया तू इतने की क्यों दे रहा है, मैं तो सस्ते में पी लूंगा। डन, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, वहां पे कंपटीशन इस तरह का अगर आप धंधा करोगे जिसकी नॉलेज मेरे बायर को होती है, तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा हाई होगा या कम होगा? हाई होगा। वहां पे आपको आप अपना प्रोडक्ट इजीली बेच पाओगे,
वहां पे चैलेंज होगा, आपको लीड करने में वहां पे चैलेंज होगा, है ना। सुनिएगा, अब मान लो आप कोई ऐसा भी प्रोडक्ट बनाते हो, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, आप मान लो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जहां पे जो बायर है वो सिंगल है, किसी बड़ी कंपनी को आप सप्लाई करते हो। आप क्या करते हो, मान लो आप ये बटन बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये बटन बना रहे हो और ये बटन आप किसी बड़ी कंपनी को सप्लाई कर रहे हो, है ना। कोई कपड़े की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो आपसे बटन लेती है, तो आप पूरा का पूरा उस पर रिलाई कर रहे हो। तो यहाँ पे आपकी रिलायबिलिटी बायर की बार्गेनिंग पे ज्यादा है, तो वहां पे बायर अच्छे से बार्गेन कर पाएगा। आप ये समझो ना, अगर आप बहुत सारे लोगों को बेच रहे हो ये, तो आप 10 का भी बेच सकते हो, 20 का भी, 50 का भी, 100 का भी। लेकिन जो बंदा आपसे बल्क में उठा रहा है वो क्या बोलेगा, भैया मेरे को 1 रुपए में देना है दे, वरना मैं नहीं लूंगा, मैं दूसरे बंदे से ले लूंगा, मैं तो इतने बल्क में ले रहा हूँ, तो मैं सस्ते में ही लूंगा तुझसे, मैं ज्यादा में नहीं लूंगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, बायर की बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है, जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है। समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया? डन। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको चार्ट से समझा रहा हूं बस। चले अगला देखिए। ऐसे ही सेम केस किसका हो सकता है, सेम केस किसका हो सकता है, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर भी आप चेक कर सकते हो। जैसे आप देखो, आपने कारपेंटर का बिजनेस देखा है, जैसे जो लकड़ी का बिजनेस होता है, लकड़ी से जो सामान बनते हैं, फर्नीचर वगैरह, आपको ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, फेविकोल पे। किस पे, क्या यूज होता है, कब अगर आप लकड़ी का काम करवाओ कभी घर में, आप इंटीरियर का काम करवाओ, तो जो कारपेंटर आएगा ना, वो बोलेगा भैया देखो इसमें तो अब कॉस्ट सप्लायर से ही मेरे को माल महंगा मिल रहा है, तो मैं आपको कैसे सस्ता दूं। मान लो आप लकड़ी के बिजनेस में हो, आप कारपेंटर के बिजनेस में हो, और आप क्या बनाते हो, आप बहुत बड़े बड़े सोफा सेट, बेड, फर्नीचर वगैरह का काम करते हो। डन। तो वहां पे आपकी रिलायबिलिटी किस पे हो गई, फेविकोल वाले बिजनेस पे, यानी फेविकोल बहुत सारे यूज होगा। तो फेविकोल, अब वो एक ही बंदा है, आप कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट भी नहीं ढूंढ सकते। आपको पता है अगर फेविकोल महंगा होगा, वो चाहे तो आपको आज 100 की चीज कल 150 में बेच दे, 200 में बेच दे, तो आपकी पूरी की पूरी रिलायबिलिटी किस पे है, आप ऐसे धंधे में हो जहां की पूरी रिलायबिलिटी आपके सप्लायर पे हो रही है। तो जैसे जैसे सप्लायर की कॉस्ट बढ़ेगी, आपको भी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, और इसका अनफेयर एडवांटेज मिलेगा आपको, मतलब अनफेयर रहेगा आपके लिए, ये डिसएडवांटेज हो जाएगी आपके बिजनेस के लिए। तो कह रहा है अगर आप ऐसे बिजनेस में हो जहां पे आपको ये प्रेशर झेलना पड़ता है, किस चीज का, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर का, किसका, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर का, तो वहां पे आपको सरवाइव करना मुश्किल होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लियर है? अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्या कह रहा है, द फर्म इन द अदर इंडस्ट्री ऑफरिंग द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। आप ऐसे धंधे में हो जहां पे आपका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो इजिली अवेलेबल है। मान लो आप पेन बना रहे हो, अब आप देख लो पेन भी कितने वैरायटी के आ रहे हैं, आप बताओ ना मेरे को। इजिली आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो अगर आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि अगर मैंने कुछ भी प्राइस में छेड़छाड़ की, कुछ भी अपने प्रोडक्ट में ऊपर नीचे क्वालिटी करी, तो मेरा जो बायर है वो इजिली शिफ्ट हो जाएगा दूसरे प्रोडक्ट पे, वो इजिली शिफ्ट हो जाएगा दूसरे प्रोडक्ट पे, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, और वो आराम से यहां से आपके यहां से जाके भाग सकता है, और आपका पूरा का पूरा बायर शिफ्ट हो सकता है। तो ये भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको देखनी पड़ेगी कि आप इस चीज की एडवांटेज ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। यानी इन सारे मॉडल को पढ़ के आपको ये समझना आ रहा होगा कि आपको ना अपने धंधे को एनालाइज करना पड़ेगा हर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अपने धंधे को इस 5 फैक्टर के हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा, तो आप कंपटीशन को समझ पाओगे कि कंपटीशन में आप रह भी पाओगे या नहीं। क्लियर है या नहीं? ये वाला समझ में आया, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वाला? हाँ, इजी सब्स्टिट्यूट होगा तो भैया वहां पे कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा होगी, है ना। और अगर इजी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो वहां पे कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा नहीं होगी। फेविकोल का एग्जांपल इसमें ले सकते हो कि भैया कोई और कंपटीशन में है ही नहीं, तो भैया हमारी ही चलेगी। आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो बोलो। कह रहा है राइवलरी अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग फर्म एंड द इंडस्ट्री कंपिटिटर्स। तो आपको राइवलरी भी देखनी पड़ेगी कि अभी की जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें कितनी राइवलरी चल रही है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे वहां पे उतना ज्यादा राइवलरी होगी। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले पढ़ ले, आप समझ में आ गया पक्का? एक ओवरव्यू मिल गया आपको, आइए पढ़ते हैं, डिटेल में अब पढ़ेंगे। Every business operates in the competitive environment. The various competitive forces in an industry determine the attractiveness and the profitability of the industry. क्या determine करते हैं वो? Attractiveness and profitability. क्या? Various competitive forces. कैसे, आप बताओ।
ज्यादा कंपटीशन होगा, कंपेरेटिवली आपको सस्ता बेचना पड़ेगा, प्रॉफिट आपका कम होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? कंपटीशन कम होगा, फेविकॉल में कंपटीशन नहीं है, उसका मन करेगा थोड़ा प्राइस बढ़ा भी दे तब भी उतना ही बेचेगा वो, तब भी उतनी डिमांड रहेगी, क्यों? कोई टक्कर में ही नहीं है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, तो आपका जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है उस पे डिटरमाइन होते हैं आपकी अट्रैक्टिवनेस और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। कह रहा है एंड हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इट्स बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, ये भी टोटली डिपेंड करता है किस पे? मेरे कंपटीशन पे। आइए, कह रहा है ए पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड टूल फॉर द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव प्रेशर एंड असेसिंग इट्स इंपॉर्टेंस इज द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे? कंपटीशन को समझने के लिए पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ने हैं। अब सुनना, आपको पेपर में केस स्टडी बना के दे देगा और ये बोलेगा कि कॉम्पिटिटिवनेस को हमें चेक करना है, तो आप क्या चीज यूज करोगे, है ना? ये देखो, अब ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, बताइए, है ना? कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए तो आप बोलोगे वहां पे क्या लिखोगे? पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। आइए, कह रहा है दिस मॉडल रिफ्लेक्ट्स दैट स्टेट ऑफ द कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स। कह रहा है इन द 5 एरिया। नंबर 1, कह रहा है कॉम्पिटिटिव प्रेशर एसोसिएटेड विद द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, यानी अगर नए प्लेयर मार्केट में ज्यादा आएंगे तो वहां पे हमें क्या होगा? थ्रेट है इस बात का कि भैया कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, है ना? आइए, कह रहा है जैसे आजकल फोन में बढ़ रहा है, फोन के मार्केट में आप बोल सकते हो कि बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं जो फोन बना के बेच रहे हैं। कह रहा है कंपिटेटिव प्रेशर एसोसिएटेड विद द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, समझा दिया ये? कह रहा है कंपिटेटिव प्रेशर एसोसिएटेड विद द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सेलर एंड द नेचर ऑफ राइवलरी कैसी है, एंड द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपका अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो क्या बना बताइए? न्यू एंट्रेंट्स, है ना, बायर की बार्गेनिंग पावर, सेलर की बार्गेनिंग पावर, राइवलरी और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। डन, याद रहेगा कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए। चले आगे, आइए आगे चले। कह रहा है आइए, अब कहता है इंटर रिलेशन अमॉन्ग दीज 5 फोर्सेस गिव ईच इंडस्ट्री इट्स ऑन पार्टिकुलर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। क्लियर है? अगर ये 5 चीजें आप एनालाइज कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, और उस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी को ड्राफ्ट कर सकते हो, जिससे आप मैक्सिमाइज करोगे अपने प्रॉफिट को। क्लियर है? और क्रिएट करोगे वैल्यू कस्टमर के अंदर। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, समझ में आ रहा है बच्चे? देखिए, बाय अप्लाइंग द पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ द इंडस्ट्री एक्टिवनेस टू देयर ओन इंडस्ट्री, मैनेजमेंट कैन गज देयर फॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रोबेबल थ्रेट एंड द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। तो इनको देख के आप क्या कर सकते हो? अपनी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो और उसके बेसिस पे अपनी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी आप ड्राफ्ट करोगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, अब देखिए, अब एक पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ चुका है तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सही है? देखिए, कह रहा है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। कह रहा है न्यू एंट्रेंट्स आर पावरफुल फोर्सेस फॉर ऑफ द कंपटीशन, दे रिड्यूस द इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी एज दे एट द न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी लीडिंग टू इंक्रीज इन द सप्लाई एट ए लोअर प्राइस। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, इंडस्ट्री में अगर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो क्या होगा? उससे धीरे धीरे कंपटीशन बनेगा और आपको क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोडक्ट को जिस प्राइस पे आप पहले बेच रहे थे कंपैरेटिवली उससे कम प्राइस पे आप बेचोगे, है ना, क्योंकि आपको कंपटीशन में भी रहना है। क्लियर है या नहीं है? आगे आइए, कह रहा है दिस erodes market share of the existing player and incumbents, bigger the new entrants and greater is the threat। कह रहा है जितने ज्यादा न्यू एंट्रेंट्स होंगे उतनी ज्यादा थ्रेट बढ़ेगी। एग्जाम्पल देख लो, कह रहा है रिलायंस जियो ऑफर्ड द चीप सर्विसेज व्हेन इट्स एंटर इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री इन 2016, thus limiting the prices for existing player like the, सही है, etc। if firm profitability tends to be higher when the new firm are blocked from the entering in the industry। अगर हम नए फर्म को
इंडस्ट्री में आने ही नहीं देंगे तो उस फर्म, उस इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। आ रहा है या नहीं हो रहा? आइए, to discourage the new entrants, the existing player try to raise the entry barrier, तो वो ज्यादा एंट्री बैरियर लगाएंगे। कह रहा है एंट्री बैरियर टू द एंट्री represent the economic forces that slow down entry of the new firm. Common barriers includes, अब आपको ये भी देखना है, सही है। अब सुनो, मैंने तो एक आपको बोल दिया कि सीधा सीधा 5 फोर्सेस अगर पूछ लिया आपसे तो आप मॉडल के बारे में बता दोगे। अब आपसे ईच सेगमेंट के बारे में भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यू एंट्रेंट्स की, तो पहले आपको न्यू एंट्रेंट्स के बारे में बताना पड़ेगा, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी पे वो बताना पड़ेगा, और कैसे कैसे आप इसको रोक सकते हो उसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं अब, उसके लिए क्या पढ़ रहे हैं कि क्या क्या बैरियर्स हम लगा सकते हैं, क्या क्या बैरियर्स हम लगा सकते हैं जिसकी वजह से नए प्लेयर मार्केट में ना आ पाए, जिसकी वजह से नए प्लेयर मार्केट में ना आ पाए और जो हमारी इंडस्ट्री है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हम वहां से निकाल पाए। क्लियर है? आइए, पहला बैरियर देखिए। पहला बैरियर किस बारे में बात करता है, किस बारे में बात करता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। आप बेटा अपनी इंडस्ट्री की कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा बढ़ा दो ना कि छोटे छोटे लोग उसके बारे में सोच ही ना पाए उस धंधे को करने के बारे में। तो इस पॉइंट से रिलेटेड एग्जांपल आप देख सकते हो टेलीकॉम इंडस्ट्री को। हाँ, आपको क्या करना पड़ता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना होता है ना, स्पेक्ट्रम वाले लाइसेंस टेलीकॉम डिपार्टमेंट इशू करता है, तो उनका प्राइस ही इतना ज्यादा हाई होता है कि भैया एक छोटा आदमी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? तो यही तो कारण है वहां पे कम प्लेयर हैं और एक छोटा आदमी उसे ऑपरेट भी नहीं कर सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है, हाई टेक्निकल इन्वायरमेंट है वहां पे। आइए बच्चा लोग, कह रहा है इफ द एंट्री इन द इंडस्ट्री रिक्वायर द ह्यूज कैपिटल रिकॉग्नाइजेशन और सॉरी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द लेस फंड आर इफेक्टिवली बार्ड फ्रॉम एंट्री। क्या करा जाएगा, अगर जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारी जो इंडस्ट्री है अगर वो रिक्वायर कर रही होगी क्या, ह्यूज कैपिटल, तो जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास पैसा नहीं है हम उन पे क्या कर सकते हैं, बार्ड कर सकते हैं, वो एंट्री नहीं ले पाएंगी उस धंधे में। तो इट इज कॉल्ड एज द बैरियर टू द न्यू एंट्रेंस इन द मार्केट। क्लियर है? तो नए लोगों को हम क्या करेंगे, आने से रोक रहे हैं। आगे देखिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अभी आपको पता है स्विगी और जोमेटो काम कर रहे हैं, मैं आपको बोल दूं आप भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करो और आप भी ऑनलाइन डिलीवरी का काम धंधा चालू करो, तो क्या लगता है कर पाओगे? हाँ बेटा, इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम कर रहे हैं। वो किस पे काम कर रहे हैं, यानी वो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तभी वो घर तक जो खाना है, जो भी प्रोडक्ट है, जो डिलीवरी मैन का भी पैसा निकाल पा रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले का भी पैसा निकाल पा रहे हैं और अपने जो उनका इंफ्रा उन्होंने बनाया हुआ है, डेवलप करा हुआ है, उसका भी पैसा वो निकाल पा रहे हैं। देखो, कह रहा है इट रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस द लार्ज फर्म एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ स्केल विच डिस्करेज द न्यू। सही है, चल सकते हैं आगे। कह रहा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मैं बोलूं आप भी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो इसको बीट कर पाए, बना दोगे? कोई बना पा रहा है? एक बंदा लगा हुआ है, वन प्लस लगा हुआ है। अगर एप्पल की बात करें तो सेकंड प्रायोरिटी पे लोगों की वन प्लस आजकल आ रहा है, लेकिन इसको क्या बीट कर पा रहा है वो? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसने इतना तगड़ा कर दिया है कि लोग इसको महंगे में भी खरीद रहे हैं। हालांकि फीचर एक आपका एमआई का रेडमी का फोन इससे ज्यादा दे देगा आपको, है कि नहीं? देखो पढ़ो, आ रहा है या नहीं आ रहा? कह रहा है इट रेफर्स टू द यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट इन द आई ऑफ कस्टमर। कस्टमर की आई में यूनिकनेस बढ़ा दी है इन्होंने, है ना। कह रहा है सिंस द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग यूनिक प्रोडक्ट इज हाई इट आल्सो एक्ट एज एन एंट्री बैरियर। क्लियर है? अगला देखिए, ब्रांड आइडेंटिटी। आपने ब्रांड आइडेंटिटी, आपने BMW का नाम सुना होगा, मर्सिडीज का नाम सुना होगा, है ना। और जितनी जितनी भी ये बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनीज हैं, वो अपने आप में क्या कर रही है, उसने अपने ब्रांड की आइडेंटिटी इतनी बड़ी कर दी कि उस सेगमेंट में कोई जा ही नहीं पाएगा, उस सेगमेंट में कोई जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो भी एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का क्या हो गया, एंट्री बैरियर हो गया। आईफोन में भी ले सकते हो आप, ब्रांड आइडेंटिटी तो है जिसकी वजह से लोग ले रहे हैं। अभी आप
जो रेडमी का जो सैमसंग का है उस पर एप्पल चिपका दो और बोल दो एप्पल ने बनाया है, चलने लगेगा। देखो, है ना। या जूते से भी कंपेयर कर सकते हो, इसमें तेरा घर जाएगा। हाँ, ब्रांड की वजह से तो इतना महंगा भी सेल हो रहा है वो, और उसकी वजह से एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है, क्योंकि भैया उस ब्रांड ने पूरा कैप्चर करा हुआ है उस सेगमेंट को, रिच सेगमेंट को, कि जो रिच सेगमेंट के आदमी है वो भैया गुच्ची पहन रहे हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, कह रहा है ब्रांड बिल्डिंग इज द लॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सब्सटेंशियल रिसोर्सेज, इट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द प्रोडक्ट विच हैव हाई प्राइस एंड आर infrequently purchased. कह रहा है it is a huge challenge for the car maker to break into the customer base of Maruti Suzuki in the affordable family car segment because the people identify the Maruti Suzuki in the India's own family car company. Done? तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दिया गया है कि मारुति सुजुकी ने एक इंडिया के अंदर ट्रस्ट डेवलप कर दिया कि भैया हमारी फैमिली की कार मारुति सुजुकी की कार होगी, तो उसको तोड़ पाना मुश्किल है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? ये पढ़ो, सुनो 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 बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है क्या? देखो, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटालिएशन बाय द इनकम्बेंट। इसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। तो यानी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इस बात से डर रहे हैं कि कोई नया प्लेयर आएगा, कोई नया प्लेयर आएगा और उनकी वजह से हमें दिक्कत होगी, उनकी वजह से हमें दिक्कत होगी। जैसे आपका ये पतंजलि आया एफएमसीजी में और उसने मार्केट को कहीं ना कहीं ब्रेक कराया इस वजह से, क्योंकि बाबा रामदेव जी की थोड़ी अच्छी वैल्यू हो गई थी उस टाइम में, और आपको तो पता ही है। तो जिसकी वजह से उनका जो जिसकी वजह से उन्होंने पतंजलि चालू करा, और ये जो प्रोडक्ट है उनका दंत कांति टूथपेस्ट, ये हिट साबित हुआ, और बहुत सारे जो अलग ब्रांड है उन्होंने भी इसी जैसा प्रोडक्ट लॉन्च करा फिर, है ना। देखो, कह रहा है समटाइम्स मेयर द थ्रेट ऑफ एग्रेसिव रिटालिएशन बाय द इनकम्बेंट may also act as an entry barrier for the new entrants. Introduction of the product by the new firm may lead the incumbent firm to reduce their product price and increase their budget. सही है। ऐसा आप जियो में भी देख सकते हो, जियो के आने से भी ऐसा ही हुआ था। जियो ने आके पहले शुरू में फ्री दे दिया था और लोग भी थोड़ा थोड़ा फ्री देने लग गए थे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एयरटेल ने भी अपने प्राइस को डाउन किया है ना। द सेम वे द हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड द Pal Mobile spent huge sum of money in the advertisement to fight the Patanjali Dantkanti toothpaste. क्लियर है? आइए, अब क्या कह रहा है? स्विचिंग कॉस्ट बढ़ा दो। आप स्विचिंग कॉस्ट बोले तो बोलो, यानी आपका जो कस्टमर है वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जाएगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ा दो, कि भैया हमें छोड़ने की आपको कॉस्ट लग जाएगी, या आप दूसरे प्रोडक्ट पे जाओगे या दूसरी कंपनी को चूज करोगे ना तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो उस केस में आप एक बैरियर की तरह स्विचिंग कॉस्ट को यूज कर सकते हो। कह रहा है द न्यू एंट्रेंट्स नीड टू कन्विंस, देख लीजिए प्लीज, एग्जिस्टिंग कस्टमर फॉर द अदर कंपनी टू स्विच इट्स प्रोडक्ट। ठीक है। कह रहा है बायर ऑफ्टन इनकर द फाइनेंशियल एंड द साइकोलॉजिकल कॉस्ट इन स्विचिंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर, व्हेन स्विचिंग कॉस्ट इज हाई बायर इज रिलक्टेंट टू स्विच। अगर स्विचिंग कॉस्ट हाई होगी तो बायर रिलक्टेंट होगा स्विच करने के लिए, और अगर वो कम होगी तो वो जल्दी से दूसरा प्रोडक्ट यूज में लाने लगेगा और धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट छोड़ने लगेगा। एग्जांपल देख लो, कह रहा है हाई स्विचिंग कॉस्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन द पर्सनल कंप्यूटर एंड द कॉर्पोरेट सर्वर पावर्ड द कंपनीज स्टनिंग ग्रोथ ओवर द पास्ट डेकेड इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो कह रहा है कि अगर आपने देखा होगा हर जगह विंडोज यूज हो रहा है, तो अगर आप विंडो को चेंज करके कोई और सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगाओगे अपने पीसी में, तो उसके लिए आपको हाई कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है। हाई कॉस्ट दोनों तरह की, फाइनेंशियली भी और साइकोलॉजिकल भी। डन। जैसे मैं आपको बोल दूं, आप सबको आदत क्या है एंड्रॉइड यूज करने की, मैं बोलूं मोबाइल से एंड्रॉइड हटा के आपको इसमें माइक्रोसॉफ्ट यूज करना है, लाया भी था नोकिया, नहीं चला। क्यों नहीं चला? स्विचिंग कॉस्ट थी, साइकोलॉजिकल। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है नहीं है? क्लियर है नहीं है? आइए, और कह रहा है एक्सेस टू दी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये क्या है? अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अनदर बैरियर फॉर द न्यू एंट्रेंट्स। आप एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की अनअवेलेबिलिटी कर दो
तो वो नए एंट्रेंस को दिक्कत देगा। ऐसा सिनेमा इंडस्ट्री में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना हुआ है ना, तो वो एक, क्यों सार्थक, पहले पैर नीचे करो आप, वो मत पहनो, वो मत पहनो, ठंडा ठंडा लगेगा, अच्छा लगेगा, वो मत पहनो, सही कह रहा हूँ। अबे मत पहनो अपनी शूज, ये स्लीपर मत पहनो आप, वैसे रखोगे ना तो नींद नहीं आएगी। सो गया भाई, बच्चा सोए यार, 5 बजे से जगा हुआ है ना, 6 बजे से क्लास थी आपकी, मानना पड़ेगा, 6 बजे से क्लास थी आपकी। आ जाओ। Because of control over the distribution channel in the India by the Hindustan Unilever and the Procter and Gamble, small entrepreneurs find it is very difficult to sell their product through the existing channel. Similarly, with the advent of the Patanjali, it is a strong nationwide distribution channel. New Ayurvedic FMCG companies are facing a challenge. क्लियर है? तो जो न्यू कंपनियां हैं, अगर, क्योंकि रामदेव बाबा ने क्या करा, बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया, एफएमसीजी में एक आयुर्वेदिक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से जो छोटी कंपनियां थी जो आयुर्वेद पे ही काम कर रही थी उनको दिक्कत आने लगी, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपना बहुत तगड़ा बना दिया, जो कि छोटी छोटी कंपनियों के पास नहीं है। सही है? तो आप वो चैनल इतना अच्छा बना दो जिसकी वजह से वो एक एंट्री बैरियर की तरह काम करे। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये हमने सारे एंट्री बैरियर देख लिए, एक बार आप भी देख लो। क्लियर है? आपको लिख दोगे? हाँ, आपसे क्या पूछा जाएगा बताइए? आपको ये भी बोल सकता है कि आप ये वाला मॉडल बताओ, पोर्टर का मॉडल बताओ, और उसमें ये न्यू एंट्रेंस के समराइज, वो न्यू एंट्रेंस के बारे में डिस्कस करो, क्या न्यू एंट्रेंस का मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस आता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी पे, और कैसे कैसे उसमें हम बैरियर लगा सकते हैं। आगे चले, तैयार हो? अगला पॉइंट है, देखो अगला बहुत इजी है, क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। पढ़ लिया था हमने? रीड मार दूं? सार्थक रीड मार दूं? पक्का? हाँ, आ जाओ। इट मीन्स द बायर exert some pressure on the organization to reduce its cost and improve its product services। क्या कह रहा है कि बायर क्या करेगा? बायर के हाथ में ऐसी बार्गेनिंग पावर है जिसकी वजह से वो आपके प्राइस को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, कह रहा है दिस फोर्स इज द सिग्निफिकेंट व्हेन द बायर फॉर्म ग्रुप और द कार्टेल एंड मोस्टली सीन इन द इंडस्ट्रियल गुड्स। बायर बार्गेनिंग पावर इज एविडेंट व्हेन buyer has the full knowledge of resources of raw material and their substitute। अभी ऐसा हुआ था सिनेमा इंडस्ट्री में भी, बॉलीवुड की फिल्में देखने नहीं जा रहे थे लोग, है ना, बाइकआउट 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 चल रहा था, दिक्कत चल रही थी बहुत ज्यादा, तो वो किस लिए हो रहा था? बायर की बार्गेनिंग पावर। वो कह रहा है भैया मैं वहां पे जाके नहीं देखूंगा, घर में देख लूंगा फिल्म, जरूरी नहीं है वहां पे जाके देखना, है ना। कह रहा है दे आर बिग, दे, बेटा आ जाओ, आ जाओ। कह रहा है मोस्टली सीन इन द इंडस्ट्रियल गुड्स, बायर बार्गेनिंग पावर इज एविडेंट व्हेन। अब ये पॉइंट है जिससे आपको बायर की बार्गेनिंग पावर के बारे में पता चलेगा। पहला क्या है? बायर हैज द फुल नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द रॉ मटेरियल एंड देयर सब्स्टिट्यूट। ये बात करी थी चाय के बारे में हमने, ये बात करी थी चाय के बारे में। कह रहा है बायर को क्या है? फुल नॉलेज है अपने रॉ मटेरियल की और उसके सब्स्टिट्यूट की, तो वो आपसे क्या बोल सकता है कि भैया मैं इतना महंगा नहीं लूंगा, ये तो बाजार में बहुत सस्ते में अवेलेबल है। अगला कह रहा है दे आर बिग बायर एंड स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। मैंने इसका भी एग्जांपल आपको दिया था। क्या एग्जांपल दिया? आप कुछ चीज बनाते हो और वो प्रोडक्ट, ये बटन का एग्जांपल दिया, आप किसी बड़ी कंपनी को बेचते हो तो वो बिग बायर है, उसकी बार्गेनिंग पावर से आपका पूरा का पूरा बिजनेस हिल सकता है। वो बोलेगा कि भैया मेरे को, आप अभी तक उसे 5 रुपए में दे रहे थे, वो आपको बोलेगा कि भैया मेरे को 3 रुपए में अवेलेबल है, तो 3 पे भी आपको अपने आप को लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कंपटीशन उस केस में आपके लिए ज्यादा हो गया। आगे देखिए, कह रहा है बायर आर द मोर कंसंट्रेटेड देन द सप्लायर। बायर कैसा है? मोर कंसंट्रेटेड है, यानी आपके प्रोडक्ट से ज्यादा नॉलेज सामने वाले बायर को है कि भैया तुम क्या कर रहे हो, वो वाली कंपनी तो इतना सस्ता दे रही है, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, वहां जाके चेक करो, फ्लिपकार्ट पे इतना सस्ता है। नहीं, कंसंट्रेटेड का मतलब तो नॉलेज है ना। बायर ज्यादा
तो फिर उस केस में क्या होगा, कंपटीशन हाई हो जाएगा। हाँ ऐसे भी देख सकते हो। सुनो सुनो, कह रहा है बायर आर मोर कंसंट्रेटेड देन सप्लायर, यानी सप्लायर ज्यादा है बायर कम है, तो उस केस में भी आपका कंपटीशन हाई हो जाएगा। आगे चले, कह रहा है प्रोडक्ट इज मोस्ट कंसिडर्ड, सॉरी प्रोडक्ट इज नॉट कंसिडर्ड क्रिटिकल फॉर द बायर्स नीड एंड हु कैन इजीली स्विच टू दी सब्स्टिट्यूट। अभी सिनेमा का एग्जांपल दिया, वो कह रहा है भैया हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो हम सब्स्टिट्यूट यानी घर में देख लेंगे मूवी को। क्लियर है नहीं है, चल सकते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ, बार्गेनिंग बायर ऑफ, बार्गेनिंग पावर ऑफ, आ जाओ आ जाओ, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, इसके बारे में भी बात कर ली थी, यहाँ से एक बार रीड मान लेते हैं। कह रहा है इट मींस द सप्लायर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ इट्स सप्लाई। मैंने फेविकोल का एग्जांपल दिया आपको कि अगर आप फर्नीचर वाले बिजनेस में हो तो फेविकोल ने अगर फेविकोल महंगा कर दिया तो उसका डायरेक्टली आपके बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा। कह रहा है दैट इज द रॉ मटेरियल, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द इनपुट्स दस द अफेक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। पूरी की पूरी इंडस्ट्री हिल जाएगी। बताओ, फेविकोल तो सभी यूज कर रहे हैं। कह रहा है सप्लायर कैन हैव द बार्गेनिंग पावर व्हेन देयर प्रोडक्ट इज क्रिटिकल टू द बायर एंड द सब्स्टिट्यूट आर, सीधा सीधा एग्जांपल है, चिपका ले सैया, है ना। आइए, नंबर ऑफ सप्लायर इज लेस एंड दे आर मोर, इस बार क्या है, सप्लायर कम है और दे आर मोर कंसंट्रेटेड देन दी बायर, है ना, बायर ज्यादा है सप्लायर कम है, तो उस केस में सप्लायर के ऊपर ज्यादा निर्भर हो जाएंगे। अरे उस सेंस से देखो, रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले सप्लायर कम है और उसको खरीदने वाले बायर ज्यादा हैं, तो आप जो रॉ मटेरियल वाला बंदा होगा वो महंगा ही देगा ना। आ रहा है या नहीं आ रहा, आ गया ये। कह रहा है इट इज हाई स्विचिंग, देयर इज ए हाई स्विचिंग कॉस्ट। आप चाह रहे हो कि भैया फेविकॉल मैं और किसी से बना लो, खरीद लो, या आप खुद ही बनाना चाह रहे हो, तो उसमें कितनी ज्यादा हाई कॉस्ट आएगी। इस वजह से आप क्या कर रहे हो, ये एक तरह से आपके ऊपर कम्पिटिटिव डिसएडवांटेज की तरह काम करेगा अगर आपके पास सप्लायर की कमी है या वो महंगा दे रहा है प्रोडक्ट या डिपेंडेंसी है। चले आइए बात कर रहे हैं अब नेचर ऑफ राइवलरी इन द, नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री पे वो तो सीधा सीधा अटैक कर रहा है, जितना ज्यादा राइवल होंगे, जितना ज्यादा राइवल होंगे इंडस्ट्री में उतना ज्यादा कम्पिटिटिवनेस ज्यादा होगी, कंपटीशन उतना ज्यादा होगा और आपको प्रोडक्ट उतना सस्ता बेचना पड़ेगा, उतना ज्यादा बिजनेस, उतना ज्यादा जो इफेक्ट है आपके बिजनेस पे पड़ेगा और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपेरेटिवली कम होगी। आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो इंडस्ट्री हैज नो, एक बार यहां से पढ़ लेते हैं, आ जाओ। कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ द राइवलरी इन द सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री, इट इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटजीज being adopted by the organization and also the cost price being charged and the advertisement etc. More intensive the rivalry is, कह रहा है more intensive the rivalry less is the प्रॉफिटेबिलिटी। अगर जितना ज्यादा इंटेंसिव आपकी राइवलरी होगी, यानी राइवलरी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम होगी, हेंस द लेस अट्रैक्टिव इज द इंडस्ट्री। राइवलरी अमंग द कंपटीटर टेंड टू कट थ्रोट, टेंड टू बी, सुनिए, rivalry among the competitors tend to cut throat and an industry profitability is low। सही है, सुनिए, अब इस केस में ये बोला जाएगा कि राइवलरी ज्यादा है, ये जो नीचे केसेस दिए गए हैं इस केस में बोला जाएगा राइवलरी ज्यादा है जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इंडस्ट्री की, कम है। क्लियर है, देखो जैसे कि पहला जो पॉइंट है, कह रहा है इंडस्ट्री हैज नो क्लियर लीडर, इंडस्ट्री में कोई भी लीडर क्लियर नहीं है, इंडस्ट्री में कोई भी जो लीडर है वो क्लियर नहीं है, यानी कि सब अपने आप में लीडर है, सब अपने आप में लीडर है तो राइवलरी ज्यादा है, सब अपने आप में लीडर है तो राइवलरी ज्यादा है, तो अगर राइवलरी ज्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे कम होगी। ये सारे पॉइंट हैं जिससे आपको पता चलेगा मेरे बच्चे की राइवलरी ज्यादा है या नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, इंडस्ट्री में कोई लीडर नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, कंपटीटर्स आर न्यूमेरियस, यानी बहुत सारे कंपटीटर हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स है मार्केट में जो बहुत सारा अलग अलग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा है। कह रहा है कंपटीटर्स हैव हायर फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो उसको सुनिएगा, जैसे एयरलाइंस इंडस्ट्री में फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, एक एयरलाइंस को चलाना बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट बर्डन करना है, सही है, तो उस फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए, उस फिक्स कॉस्ट को
निकाल, अनअवॉइडेबल खर्चा होता है फिक्स कॉस्ट। कैसा खर्चा होता है फिक्स कॉस्ट? अनअवॉइडेबल, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको क्योर कर सकते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट को बेच के हम उसको रिकवर कर सकते हैं, अपने आप को बीईपी पे ला सकते हैं। तो अगर मेरी कोई फ्लाइट खड़ी हुई है, मान लो मैं एयरलाइंस कंपनी और मेरी फ्लाइट खड़ी हुई है, तो उस केस में खड़ी खड़ी फ्लाइट पे भी मेरा फिक्स कॉस्ट का बर्डन आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सस्ते में टिकट निकाल दो डोमेस्टिक की। मैं क्या बोलूंगा, सस्ते में टिकट निकाल दो डोमेस्टिक की, कम से कम मेरी फिक्स कॉस्ट तो निकल जाए। तो इसकी वजह से मेरे को अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या करनी पड़ रही है, कम करनी पड़ रही है, और मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी कम करनी पड़ रही है, इस वजह से, इस बर्डन की वजह से कि मैं अपने फिक्स कॉस्ट को रिकवर जल्दी कर पाऊं। आया समझ में ये? अगला कह रहा है कंपटीटर्स फेस हाई एग्जिट बैरियर। कंपटीटर्स क्या फेस कर रहे हैं, बोलो बोलो। हाँ, राइवलरी पढ़ रहे हैं हम, राइवलरी में हम वो पॉइंट पढ़ रहे हैं जिससे समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा राइवलरी है या कितनी कम राइवलरी है। क्लियर है? अब कह रहा है कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, फेस कर रहे हैं हाई एग्जिट बैरियर। हाई एग्जिट बैरियर बोले तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि टाइम इतना लगा दिया, स्ट्रेटजी इतनी लगा दी, है ना, और ऐसा लग रहा है कि भैया हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं वीआई की, हमने परसों ही एक एग्जांपल में बात करी थी कि सबसे बढ़िया कौन, एयरटेल, है ना, और कॉस्ट में बात करें तो जियो। वीआई कहाँ है पता नहीं, लेकिन एग्जिट भी नहीं ले पा रहे, लेकिन वो एग्जिट भी नहीं ले पा रहे। समझ में आ रहा है? तो उस केस में उनके लिए कंपटीटर कैसा है, कंपटीशन कैसा है, हाई है ना, समझ में आ रहा है? और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, लो है। क्यों? क्योंकि वो एग्जिट करना चाहते हैं। एग्जिट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे होंगे, लेकिन एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, तब भी उन्हें मार्केट में रहने के लिए कंपटीशन को सरवाइव करना पड़ेगा, और लो लो प्राइस पे भी, कम प्रॉफिटेबिलिटी पे भी अपना जो सामान है वो बेचना पड़ेगा। क्लियर है? आइए क्या कह रहा है, इफ द एग्जिट बैरियर इज लो, कह रहा है कंपटीटर्स कैन एग्जिट द मार्केट इफ दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। अगर एग्जिट बैरियर ज्यादा नहीं होंगे तो वो इजिली जा पाएगा और वो दूसरे धंधे में प्रॉफिट कमा पाएगा। लेकिन बट if assets of the organization is specialized and the little value and the little value to the others, the organization can't sell the asset and therefore contribute to the continue to fight for the market share। सही है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो उसकी जो एसेट है वो इस तरह की टेक्निकल एसेट्स है कि वो किसी को नहीं बेच पाएगा, और उसे लगता है कि भैया मैं एग्जिट, मेरे लिए हार्ड सिचुएशन है, तो वो एग्जिट नहीं कर रहा, और वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू टू फाइट कर रहा है। क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, आगे देखिए, कह रहा है कंपिटिटर्स हैव लिटिल अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंशिएट। हाँ, कंपिटिटर्स के पास क्या है, अपॉर्चुनिटी नहीं है डिफरेंशिएट करने की। आप मेरे को बताओ, धीरे धीरे ये चीज इवॉल्व हुई है फोन, शुरू शुरू में कितना ज्यादा डिफरेंशिएट करने का इसमें स्कोप था, बहुत ज्यादा था। किसी ने आवाज, चाइना का फोन आता था, बहुत तेज तेज आवाज आती थी, आपने देखा होगा चाइना का फोन बहुत तेज आवाज वाला, लोग कहते थे अबे इतना शोर मचा रहा, चाइना का है क्या? सही है? तो कोई स्पीकर पे काम कर रहा था, कोई कैमरे पे काम कर रहा था, कोई प्रोसेसर पे काम कर रहा था, कोई रैम पे काम कर रहा था, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई स्टोरेज पे काम कर रहा था। तो अब लेकिन आज की डेट में, आज की डेट में अगर मैं बोलूं तो डिफरेंशिएट करने की अपॉर्चुनिटी कम है, क्योंकि जितना ज्यादा डिफरेंशिएशन हो सकता था वो कंपनियों ने आपस में बांट लिया, पकड़ लिया। जैसे मैं बोलूं, जैसे एम आई या रियलमी को बोलूं, वो किस पे काम कर रही है, कॉस्ट के ऊपर काम कर रही है, कम पे लाके दे रही है। ये किसके ऊपर काम कर रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट देने पे, ड्यूरेबिलिटी देने पे, है ना, एक रिच सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, स्कीमिंग पॉलिसी बना रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन अब मोबाइल में आप मेरे को बताओ कि और कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी अभी आपने एक फोन देखा होगा जो फोल्ड हो जाता है, वो भी डिफ्रेंशिएशन का ही टाइप है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करा। आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन अगर आप डिजाइन वाइज कर दिया, चेंज कर दिया, कोई डिजाइन बिल्कुल पतला निकाला, है ना। अभी मैं फोल्ड वाली बात कर लेता हूँ, फोल्ड वाला अभी अभी आया ना फोन। तो कह रहा है अगर लेस अपॉर्चुनिटी है डिफरेंशिएट करने की, तो वहां पे आप ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जो मार्केट का मेन प्लेयर होगा वो वहां पे गेम खेलेगा। देखो, कह रहा है इफ देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर द डिफरेंशिएशन, इंक्रीज प्राइस में बी चार्ज, दस द इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। कह रहा है अगर वहां पे अपॉर्चुनिटी है डिफरेंशिएशन की, तो आप अपने डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, कह रहा है ओएनजीसी एंड द इंडियन ऑयल कैन नॉट ऑफर द मेजर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन देयर प्रोडक्ट, हेंस द लेवल ऑफ कंपटीशन वुड बी हमेशा हाई रहता है। क्लियर है नहीं है? दोनों पेट्रोलियम इंडस्ट्री में है, तो वो पेट्रोल, वो भी पेट्रोल बेचेगा, वो भी पेट्रोल बेचेगा। कह रहा है हम अपने प्रोडक्ट में क्या अलग अलग डिफरेंशिएट कर लें।
तो ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, तो कंपटीशन वहाँ पे हाई रहेगा। अगर आप प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो, प्रोडक्ट को ही अपने डिफ्रेंशिएट कर दो, तो वहाँ पे आप कंपटीशन को बीट करके आगे भी निकल सकते हो। क्लियर है नहीं है? बोलो। हाँ। जैसे मैं फॉर्च्यूनर की बात करूं, फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है एक तरह से उसने कंपटीशन बीट करा, उसको लोग महंगा भी खरीदने को राजी हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप देख लो तो लोग उसको महंगा भी खरीदने को राजी हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक प्रोडक्ट ऐसा डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक अलग ऐसी चीज निकाल दी जो लोगों की आंखों में बस गई है अब। हाँ? आ रहा है या नहीं आ रहा? कह रहा है इंडस्ट्री फेसेस स्लो एंड डिमिनिश्ड ग्रोथ। आपकी इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है, यानी अब जो है पूरी की पूरी इंडस्ट्री कहाँ पहुंच गई? मैच्योरिटी लेवल पे, है ना? तो उस केस में क्या होगा? कंपटीशन क्या होगा बताओ? हाई होगा कम होगा बताओ? ग्रोथ नहीं है तो ज्यादा होगा। देखो कह रहा है इफ द इंडस्ट्री ग्रोथ इज स्लो द राइवल ट्राई हार्ड टू होल्ड एंड ग्रो बाय रिड्यूसिंग प्राइस फर्दर, दस रिड्यूसिंग प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर है? पक्का? बोलो बोलो। अब थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट देख लो, बस लास्ट पॉइंट है, फिर इसके साथ हमारा ये 5 मॉडल खत्म हो जाएगा पोर्टर्स का। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले आइए, कंपटीशन को एनालाइज करने का ये मॉडल था, है ना? आइए क्या कह रहा है? थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। क्या बोला था? अगर सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल है तो ज़्यादा कंपटीशन होगा, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो कम कंपटीशन होगा। सीधा सीधा आप कंपेयर कर सकते हो फेविकोल को और अपने पेन बनाने वाले को। पेन के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, दुनिया भर की कंपनियां हैं। आइए कह रहा है सब्स्टिट्यूट आर द लेटेंट एंड द हिडन सोर्स ऑफ कंपटीशन इफ दे ऑफर प्राइस एडवांटेज और द परफॉर्मेंस एडवांटेज इट में कॉन्स्टिट्यूट। इसमें कुछ हो रहा है यार, खराब हो रहा है हमारा ये। इट में कॉन्स्टिट्यूट मेजर सोर्स ऑफ कंपटीशन, है ना? क्योर सफर्ड एट द हैंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल है, आपको दे दिया था मैंने। कह रहा है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इंक्रीजेस, है ना? कह रहा है व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इज हाई टेक्नोलॉजिकल, बोलो, इंडस्ट्री। तो ये थ्रेट होते हैं सब्स्टिट्यूट के, कि आपको क्या करना पड़ सकता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और ज़्यादा काम करना पड़ सकता है और हाई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना पड़ सकता है ना? कह रहा है एज पर द माइकल पोर्टर ए फाइनल फोर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस एन इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर दैट इंडस्ट्री प्रोडक्ट। उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के लिए जो एक फाइनल क्या है? फोर्स है क्या करने का? इन्फ्लुएंस करने का इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को। वो क्या है मेरे बच्चे? वो क्या है? सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी, है ना? कह रहा है टू प्रिडिक्ट द प्रॉफिट प्रेशर फ्रॉम दिस रिसोर्सेज ऑफ द कंपटीशन द फर्म मस्ट सर्च फॉर द प्रोडक्ट दैट कैन बी परफॉर्म द सेम एंड नियरली द सेम एंड फंक्शनैलिटी एज देयर ऑन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है स्टडी मैट का। कह रहा है रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बॉन्ड, बैंक डिपॉजिट आर द क्लियर सब्स्टिट्यूट ऑफ द कॉमन स्टॉक बिकॉज दे रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव वे टू इन्वेस्ट। कह रहा है आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप शेयर में ही क्यों करो? आप बॉन्ड में करो, आप इंश्योरेंस में पैसा लगाओ, रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, बैंक डिपॉजिट में पैसा लगाओ। कह रहा है ये अलग अलग सब्स्टिट्यूट है, तो जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे उतना आपको प्राइस में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजिटल फिल्म लेस कैमरा वर्चुअली रिप्लेस द फिल्म कैमरास एंड थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ ईस्टमैन, कोडैक एंड फुजिलिम। कोडैक की बात कर रहा है, मतलब कि पहले कोडैक के कैमरे आते थे ना वो वाले, अब लेकिन डिजिटल कैमरा आ गए तो वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए, है ना? कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ द स्मार्टफोन हैज़ रिप्लेस द कैमरा टू द ग्रेट एक्सटेंट। फोन ने तो बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया, सारी चीज़ें फ़ोन में ही है अब, है ना? कह रहा है रैपिडली चेंजिंग द एजुकेशन लैंडस्केप विद द एडवेंट ऑफ द ऑनलाइन कोर्सेज डिग्री is a perfect example of the substitute of the existing educational system with better approachability and access। क्लियर है? तो इसके साथ बेटा हमारा ये मॉडल खत्म होता है। देखो इसके साथ हमने ये मॉडल पूरा डिटेल में पढ़ लिया। जो क्या था, इस मॉडल को क्या बोलते हैं? पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, जिसमें आप अपने कंपटीशन को एनालाइज करते हो। अब लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक और फिर हम चलेंगे आगे। डन?